नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, आईसीआर और एग्रीकल्चर टीए और कैंप सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि मरकरी, जिसको एजी के नाम से जाना जाता है, एचजी का स्तर अचानक गिर जाता है तो क्या होगा? अधिकतम गर्मी होती है, या तूफानी दशा होती है, या भारी वर्षा होती है, या स्वच्छ मौसम होता है। तो यदि मरकरी यानी कि जिसको पारा कहते हैं अचानक गिर जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? तो तूफान दशा होती है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जायद मक्का के लिए संतृप्त उर्वरक एनपीके की मात्रा बताना है। जायद वाली जो मक्का है उसका एनपीके की मात्रा बताना है। किस अनुपात में डालेंगे? 100-50-50 एनपीके प्रति हेक्टेयर, 30-40-40 एनपीके प्रति हेक्टेयर, या 120-60-60 एनपीके, या 40-20-20 एनपीके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फसल की उपज में प्रति यूनिट पानी जो फसल के वाष्पोत्सर्जन में इस्तेमाल होता है, जल उपयोग क्षमता कहलाता है। ठीक है, जल वितरण क्षमता के रूप में, जल उपभोग क्षमता के रूप में, जल प्रयोग क्षमता के रूप में, या कन्वेंशन क्षमता के रूप में। तो काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जल उपयोग क्षमता के रूप में यहाँ बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, फसल का संपूर्ण शुष्क उत्पादित पदार्थ कहलाता है। शुष्क पदार्थ उपज, बायोलॉजिकल उपज, या फसल उत्पादन, या आर्थिक उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बायोलॉजिकल उपज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, थीरम का प्रयोग किया जाता है बीज शोधन में, बुआई के समय कोड़ में, टॉप ड्रेसिंग के रूप में, या कीटनाशक के रूप में। थीरम एक प्रकार का फंगीसाइड है। इसका प्रयोग हम सीड ट्रीटमेंट में करते हैं बुआई से पूर्व। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 ग्राम प्रति किलो सीड की दर से उपचारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, LER की आवश्यकता होती है। तो बताना है LER की क्यों आवश्यकता होती है। तो अंतरासस्यन प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बताना है। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन देखेंगे नई दिल्ली में, हैदराबाद में, देहरादून में, या पुणे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि हैदराबाद में स्थित है केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। अपने आप को दोस्तों इसमें क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चन हमको आ रहे हैं, कितना तक स्कोर हम कर पा रहे हैं। यहाँ गलती आप लोग कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में गलती एकदम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, शरदकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय क्या है? शरदकालीन गन्ना पूछ रहा है, जनवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर। तो शरदकालीन गन्ने की बुआई का उचित जो समय है वो है अक्टूबर महीना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, भूमि प्रबंधन प्रणाली जिसमें कृषि एवं वन्य फसलें संयुक्त रूप से एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? ये आपको बताना है। संरक्षित खेती, ले फार्मिंग, एले क्रॉपिंग, या एग्रो फॉरेस्ट्री। इसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं।
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कृषि और वनीय फसलें दोनों को रूप में एक ही रूप में लगा रहे हैं, तो एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। आर्थिक एवं व्यवहारिक दोनों दृष्टि से फसल उत्पादन वाली भूमि जानी जाती है। उपजाऊ भूमि, आर्थिक भूमि, सुरक्षित भूमि या एरेबल भूमि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एरेबल भूमि। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत आयात पर निर्भर है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस प्रकार की उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत आयात पर निर्भर है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक या उपयोग सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पोटाशिक उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 12 उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। आपको बताना है उत्पादन का सक्रिय का साधन भूमि है, श्रम है, पूंजी है या उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। श्रम जो है ये एक प्रकार का सक्रिय साधन है उत्पादन का। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो दनादन फटाफट लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना लेकर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या आता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल। बी ऑप्शन है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या प्रति भूमि। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, प्रति भूमि, वन आच्छादित भूमि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सकल बोया गया क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसके अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल आता है और एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल आता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम कौन सा है। ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है जवाहर रोजगार योजना, जी एकदम सही है। रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये भी सही है। और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी सही है। यानी कि सभी हमारे यहाँ पर निर्धनता दूर करने वाले कार्यक्रम हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पूछ रहा है कब हुआ। आपको मंथ याद होना चाहिए, सन याद होना चाहिए। तो ऑप्शन देखेंगे अगस्त 1947, अगस्त 1950 या अगस्त 1952, अगस्त 1960। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो अगस्त 1952 को हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। MNP, IRDP, RBI या JRY। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताना है जिससे बैंक बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IRDP। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, किस सन में, ये आपको बताना है। 1945, 1947, 1949, 1949। तो RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति थी। साख समितियां, विपणन समितियां, कृषि समितियां या गृह समितियां। तो भारत में गठित सबसे पहली जो सहकारी समिति थी वो थी साख समितियां। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का शुरुआत कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत बताना है, शुरू कब हुआ। ऑप्शन देखेंगे 1914, 1947, 1904, 1935। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1904 के अंदर भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 छिपी हुई अथवा अदृश्य बेरोजगारी में सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाती है, औसत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाती है,
या औसत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छिपी हुई अथवा अदृश्य बेरोजगारी जो है सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब एक वस्तु के उत्पादन स्तर में वृद्धि हुई या कमी एक दूसरी वस्तु के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे क्या कहते हैं। जब एक वस्तु के उत्पादन स्तर में हुई वृद्धि या कमी दूसरी वस्तु के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूनतापूर्वक संबंध, पूरक संबंध, प्रतिस्पर्धी संबंध या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर न्यूनतापूर्वक संबंध। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 पूंजी बचत का परिणाम है उसका संचयन निर्भर करता है। पूंजी बचत का परिणाम है और उसका संचयन का निर्भर करता है बचत करने की शक्ति, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा पर या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि बचत करने की शक्ति, बचत करने की इच्छा और बचत करने की सुविधा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 ए मार्शल के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है उद्योगों में, कृषि में, सेवा सेक्टर में या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए मार्शल के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम जो लागू होता है वो कृषि पर लागू होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो दनादन लाइक जरूर ठोकिए। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर आ चुका है। सामान्य बैठ के प्राय वे बैठकें हैं जिनमें पंचमेल प्रतिभागिता को हो तथा संभाग प्रतिभागिता हो या सामुदायिक प्रतिभागिता हो या समाज प्रतिभागिता हो। तो आपको बताना है सामान्य बैठकें जो बुलाई जाती हैं प्राय वे बैठकें होती हैं जिसके अंदर क्या हो, समाज प्रतिभागिता हो। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। बैठकें प्राय वे बैठकें होती हैं जो समाज प्रतिभागिता हो। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। फोटोग्राफ क्या कहलाता है। आपको बताना है फोटोग्राफ क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तथ्यों अथवा विचारों का निदानकारी वर्णन, यही हमारा फोटोग्राफ है भैया। तथ्यों अथवा विचारों का निदानकारी वर्णन यही फोटोग्राफ कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि विज्ञान केंद्र को कहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र को क्या कहते हैं। कृषि विज्ञान का केंद्र भी, प्रक्षेत्र विज्ञान केंद्र भी, या गांव ज्ञान केंद्र या जिला उद्योग केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र को जो हम कहते हैं कृषि ज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 निम्नलिखित जोड़ों में से उस एक जोड़ों की पहचान करें जो सही नहीं है। सही नहीं पूछा है, इसमें से चारों में से बताना है कौन सा एक सही नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विधि प्रदर्शन, समूह संपर्क, एकदम राइट आंसर है। उसके बाद लिखेंगे सर्कुलर पत्र, जन समुदाय संपर्क, ये भी एकदम राइट है। यहाँ पर रेडियो देखेंगे, व्यक्तिगत संपर्क, ये एकदम इनकरेक्ट। रेडियो व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी देखेंगे जन आंदोलन, जन समुदाय संपर्क, ये भी एकदम राइट है। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन एक ही समय में दो ज्ञानेंद्रियों को सम्मिलित करता है। पोस्टर है, मॉडल है, रेडियो है या दूरदर्शन है। तो आप लोग जानते हैं दूरदर्शन के माध्यम से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो दो ज्ञानेंद्रियों का समाहित कौन करता है, तो दूरदर्शन करता है। रेडियो से सिर्फ हम सुन सकते हैं, पोस्टर से हम सिर्फ देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति संबोधन दिया गया था। तो प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति का संबोधन दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। N.E. बोरलॉग द्वारा, M.S. स्वामीनाथन द्वारा या डेनियल बिनोल द्वारा या B.P. पाल द्वारा।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनियल बेनोर के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, एक गोल मेज परिचर्चा को क्या कहते हैं? पैनल कहते हैं, संगोष्ठी कहते हैं, या फोरम कहते हैं, या कार्यशाला कहते हैं? एक गोल मेज परिचर्चा को किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है? तो कार्यशाला के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, ग्रामीण समाज शास्त्र एक विज्ञान है। ग्रामीण समाज शास्त्र एक विज्ञान है। चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं क्या है। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रामीण समाज का, ग्रामीण समुदाय का, ग्रामीण वातावरण का, या ग्रामीण संगठनों का। तो पूछा था ग्रामीण समाज शास्त्र एक विज्ञान है, तो ग्रामीण समाज का एक विज्ञान है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, हम अधिकतम सीखते हैं स्वाद द्वारा, संपर्क द्वारा, श्रवण द्वारा, या अवलोकन द्वारा? तो हम अधिकतर जो सीखते हैं वो अवलोकन के माध्यम से ही सीखते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पहला कृषि केंद्र स्थापित हुआ था। तो कहाँ पर स्थापित हुआ था ये आपको बताना है। राजस्थान में, पंजाब में, पांडुचेरी, या उत्तर प्रदेश? तो भारत में पहला कृषि केंद्र जो स्थापित हुआ था वो हुआ था पांडुचेरी में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी प्रसार सेवा अमेरिका में, भारत में, मैक्सिको में, या चीन में? तो प्रसार सेवा कहलाती है यानी कि सहकारी प्रसार सेवा कहाँ कहलाती है ये आपको बताना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है, इसमें से बताना है गांव, संप्रेषण, विकास खंड, या जिला? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, संप्रेषक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अल्बर्ट मायर का नाम संबंध है। तो अल्बर्ट मायर का नाम संबंध है किससे है? इटावा अग्रगामी परियोजना से, या नीलोखेरी विकास परियोजना से, या फिरका विकास परियोजना से, या श्री निकेतन परियोजना से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इटावा अग्रगामी परियोजना से अल्बर्ट मायर का संबंध है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसार कार्य आवश्यकता तथा अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। प्रसार कार्य जो है आवश्यकता और अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। जनता की, नेता की, कर्मचारी या अधिकारी, या सरकार का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जनता की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संदेश, प्रतिपुष्टि, वाहिका, या विश्वसनीयता? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है चने की खेती में भयंकर समस्या होती है। अधिक उर्वरक मांग की, खरपतवार की, रस्ट की, या फली बेधक कीट की? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फली बेधक कीट सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है चने की खेत में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं पूछा है? यानी 3 सही हैं, एक इसमें से इनकरेक्ट है, वही आपको ढूंढना है इनकरेक्ट कौन सा है, सही कौन सा नहीं है। इसमें दिया हुआ फसल चक्र, इसमें देखना है समय अवधि। अगेती, धान, तोरिया, गेहूं, मूंग, तो इनका का समय अवधि 1 साल होता है। ये एकदम सही है, 1 साल होता है। चरी, बरसीम, मक्का प्लस लोबिया 2 साल होता है, यही हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 साल का नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार प्लस अरहर ये 1 साल का होता है। मक्का, लोबिया, गेहूँ ये भी 1 साल का होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि नहीं पूछा था तो नहीं, हमारा बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है तोरिया गेहूं फसल चक्र में तोरिया की बुआई करनी चाहिए। आपको बताना तोरिया की बुआई कब करनी चाहिए।
सितंबर के प्रथम पखवाड़े में, या सितंबर के दूसरे पखवाड़े में, या अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े, या अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े। तो राइट आंसर हो जाएगा सितंबर के प्रथम पखवाड़े में तोरिया की बुआई करनी चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, अरहर प्लस सोयाबीन सह फसली में सफलतापूर्वक खरपतवार नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अरहर और सोयाबीन दोनों अगर साथ साथ फसलें लगा रहे हैं सहफसली के रूप में, तो खरपतवार नाशी नियंत्रण के लिए कौन सा खरपतवार नाशी का इसमें से प्रयोग करेंगे। 2,4-D है, पेंडिमेथिलीन है, सीमाजीन है, आइसोप्रोटोरॉन है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पेंडिमेथिलीन का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन निम्न में से तुल्यांक है। 2.17 किलोग्राम, 3.22 किलोग्राम, या 4.22 किलोग्राम यूरिया, या 1.76 किलोग्राम यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन का तुल्यांक 2.17 किलोग्राम यूरिया के बराबर होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, भारतवर्ष में उर्वरक का औसत उपयोग है 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 115 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 135 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या 148 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो भारतवर्ष में उर्वरक का औसत उपयोग जो है वो 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, अगर केवल 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। ताज मूल एवं कल्ले फूटते समय, कल्ले फूटते एवं पुष्पावस्था में, पुष्पावस्था और दुग्धावस्था में, ताज मूल या पुष्पावस्था में। तो अगर गेहूं की 2 सिंचाई ही उपलब्ध हो तो हम गेहूं की जो सिंचाई करेंगे, एक तो ताज मूल पर करेंगे पहली सिंचाई, दूसरी फ्लावरिंग स्टेज पर करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में सोयाबीन की बुआई का उचित समय क्या है। उत्तर प्रदेश में भी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सोयाबीन की बुआई की जाती है, लेकिन उसका समय बताना है किस महीने में कितनी तारीख को उसकी बुआई की जानी चाहिए सोयाबीन की। 20 जून से 10 जुलाई, 10 जून से 20 जुलाई, 20 जून से 30 जुलाई, या 25 जून से 5 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 20 जून से 10 जुलाई। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, धान की कटाई का उचित समय होता है बाली निकलने के 10 से 15 दिन बाद, बाली निकलने के 15 से 25 दिन बाद, या बाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद, या बाली निकलने के 40 से 50 दिन बाद। तो धान की कटाई का जो उचित समय है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, मूंग के बाद धान की रोपित फसल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा बचाई जा सकती है। मूंग के बाद धान की रोपित फसल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा बचाई जा सकती है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब इसका ऑप्शन देखिए, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 45 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर किलोग्राम के हिसाब से हम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, मक्का, आलू, गन्ना, सूरजमुखी की शस्य चक्र गहनता होती है। तो यहाँ पर शस्य चक्र गहनता बताना है कितने % होगी। ऑप्शन देखेंगे 100%, 150%, 200 या 250। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 200% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, पशु आहार जिनमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं। दाना कहते हैं, आहार पूरक, चारा, या खनिज। तो पशु आहार जिनमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता हो उसे हम किस नाम से जानते हैं, चारा के नाम से जानता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चारा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51,
51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध क्रय करने का ढंग सबसे अच्छा है। दुग्ध क्रय करने का ढंग पूछा, सबसे अच्छा कौन सा है? आयतन के अनुसार, भार के अनुसार, दुग्ध में वसा की मात्रा के अनुसार, या दुग्ध वसा और वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, दुग्ध वसा एवं वसा रहित ठोस की मात्रा के अनुसार दुग्ध क्रय करने का सबसे अच्छा तरीका है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा, एक होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी? 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 7.5 किलोग्राम। तो उसे 5 किलोग्राम DCP 15% वाले आहार की आवश्यकता होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। स्ट्रिप कप परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? तो स्ट्रिप कप टेस्ट जो है ये किस डिजीज़ के लिए प्रयोग करते हैं? क्षय रोग, गलघोटू, दुग्ध ज्वर, थनैला। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, थनैला रोग के लिए। इसमें छिछड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, थनैला रोग में, तो उसका परीक्षण इसी के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? सुगंध के लिए पूछ रहा है कौन सा उत्तरदायी पदार्थ है? डाइएस्ट्रेट, साइट्रेट, या साइट्रिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, डाई एसिटिल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डाई एसिटिल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर है। प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है? किस तापमान पर ठंडा और भंडारित किया जाता है? 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 12 सेंटीग्रेड, या 12 से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सबसे अच्छा माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी। तो दूध के माध्यम से कौन सी बीमारी फैल जाती है? थनैला रोग, मेस्टाइटिस, टाइफाइड ज्वर, दुग्ध ज्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड ज्वर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही एक बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में फैल जाती है, ठीक है, टाइफाइड ज्वर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। दुहाई से पूर्व आयन को पोंछने के लिए हाइपोक्लोराइड के घोल का प्रयोग करना चाहिए। कितनी मात्रा में प्रयोग करना है ये आपको बताना है हाइपोक्लोराइड का। 50 ppm, 100 ppm, 200 ppm, या 500 ppm। तो दुहाई से पूर्व आयन को पोंछने के लिए हाइपोक्लोराइड का जो घोल प्रयोग करते हैं वो करते हैं 100 ppm। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देंगे। काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। तो डेयरी जितने भी पशु होते हैं उनका उत्पादन जीवन कितने वर्ष का होता है ये आपको बताना है। तो 12 वर्ष का ही होता है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। अनुवांशिकीय वर्ण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। अनुवांशिकीय वर्ण का प्रयोग सामान्यतः प्रयोग किया जाता है दुधारू गाय के चयन में, शुष्क गाय के चयन में, या बछियों के चयन में, या सांड के चयन में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सांड के चयन में इसका प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। गाय में गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है? गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई पूछ रहा है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो गाय के जो गर्भाशय ग्रीवा की जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। विश्व में महीन ऊन उत्पादन करने वाली प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल का नाम बताना है। रैम्बुलेट, साउथ डाइन, लिंकन, या मेरिनो। तो पूरे विश्व में भेड़ों की बात करें तो सबसे जो महीन ऊन उत्पादन करने वाली जो नस्ल है उसको मेरिनो के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62।
62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है वातावरण का स्तर जिसका तापक्रम एक समान रहता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? तापमान एक समान रहता है। स्ट्रेटोस्फीयर में तापमान एक समान रहता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। कंपोस्ट है, स्थूल खाद है, सांद्र खाद है, हरी खाद है या जैविक खाद है? तो कंपोस्ट बताना है क्या है। कंपोस्ट एक प्रकार की स्थूल खाद है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। फसल पैदा करने की मृदा में छिपी क्षमता को क्या कहते हैं? फसल पैदा करने की मृदा की छिपी क्षमता को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है उत्पादकता, उर्वरकता या उर्वरकता और उत्पादकता दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, उर्वरकता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। क्रांति जाति है, आपको बताना है एक क्रांति एक वैरायटी है तो किस चीज़ की है ये आपको बताना है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। क्रांति वैरायटी बताना है, जाति बताना है किसकी है। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तोरिया है, राई है, सूरजमुखी है या मूंगफली है। तो आपको बताना था क्रांति वैरायटी किसकी है। तो क्रांति जो वैरायटी है ये राई की वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राई की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। डिस्क हैरो का टिल्ट कोण होता है। डिस्क हैरो का टिल्ट कोण बताना है कितना होता है, कितना डिग्री होता है? 20 डिग्री, 5 डिग्री, 45 डिग्री या 0 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री होता है। याद रखेंगे, इंजीनियरिंग का काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न पदार्थ है। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न पदार्थ कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड भोज्य पदार्थ, शर्करा और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या फॉर्मेल्डिहाइड और नाइट्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न पदार्थ बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शर्करा होता है और ऑक्सीजन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक कोश में पाई जाती है केंद्रकीय झिल्ली। केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती है, केंद्रकीय झिल्ली हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रकीय झिल्ली पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय झिल्ली पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। हवा द्वारा मृदा अपरदन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान ये हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। हवा द्वारा अपरदन यानी कि हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के कण जाते रहते हैं, बालू होता है, रेत होता है, इसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। पौधों की पत्तियों में उत्तक क्षय कमी के कारण क्या है? उत्तक क्षय कमी का कारण बताना है, किस डिफिशियंसी के कारण होता है? Fe, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस। तो पौधों की पत्तियों में उत्तक क्षय जो लगता है वो किसकी कमी के कारण लगता है? मैग्नीज, Mg की कमी के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म पोषक तत्व से बनी श्रेणी कौन सी है? सूक्ष्म पोषक तत्व बताना इसमें से कौन सा है? फेरस है, मैग्नीज है, जेडेन है, कॉपर है, यमो है, मोलिब्डेनम है। उसका मैग्नीशियम ये सेकेंडरी आ गया, फर्स्ट आ गया, प्राथमिक ये भी प्राथमिक, ये भी प्राथमिक। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास ये फर्स्ट आ गया, ये सेकेंडरी इसमें द्वितीय पोषक तत्व हैं। इसमें भी प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व। यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोरान, कॉपर, मोलिब्डेनम, Fe, जेडेन, यमियन ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फर ये सब सेकेंडरी आ जाएंगे। प्राथमिक में NPK ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। रॉक फास्फेट है, जल विलीय उर्वरक है, साइट्रेट विलीय उर्वरक है, अविलीय उर्वरक है, इनमें से कोई नहीं। तो रॉक फास्फेट जो है ये अविलीय उर्वरक है। बी ऑप्शन यहाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है मृदा में नमी की अवस्था जिस पौधे मुरझान शुरू कर दें उसे कहते हैं।
मृदा में नमी की अवस्था जिस पर पौधे मुरझाना शुरू कर दें उसे किस नाम से जानते हैं, कि क्या कहते हैं? नमी धारण क्षमता कहते हैं, या मुरझान बिंदु कहते हैं, या आर्द्रताग्राही गुणांक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है दोस्तों। तो इसको कहते हैं मुरझान बिंदु के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु की गांठों में पाए जाते हैं अन्न वाली फसलों में, दलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में, रेसे वाली फसलों में। तो राइजोबियम सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो गांठों वाली जो होती हैं, दलहनी फसल कह सकते हैं, दलहनी फसल में ये देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? बलुई मृदा, बलुई दोमट, दोमट मृदा, या मटियार दोमट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मटियार दोमट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मटियार दोमट मृदा। इस मृदा में क्या होता है? जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है मटियार दोमट में। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।